Hello everyone, welcome to the fifth video of our first series in this YouTube channel, and in today's video we are going to cover the leftover questions of our back exercise. So सबसे पहला क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टिंग विद कार्बन डाइऑक्साइड गिविंग यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। इससे पहले के हम सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। दो बैलेंसिंग के क्वेश्चंस और हैं, उनको भी करके खत्म करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? CaOH होल ट्वाइस। नाउ यू मे आस्क व्हाई। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है? 2, ठीक है। कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2, सॉरी हाइड्रोक्साइड है ना यहाँ पे, एंड हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1। क्रॉस करोगे CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है और कार्बोनेट की वैलेंसी, कार्बोनेट होता है CO3 और कार्बोनेट की वैलेंसी भी 2 होती है, तो इसको क्रॉस करेंगे तो इट विल बिकम CaCO3 प्लस वाटर इज नथिंग बट H2O, ठीक है। अब फटाफट से एक टेबल बनाते हैं। ये देखो क्या क्या है हमारे पास। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और कार्बन है। दिस इज LHS एंड दिस इज RHS, ठीक है। काउंटिंग करते हैं। कैल्शियम इज 1, कैल्शियम इज 1, ऑक्सीजन इज 2 एंड 2 दैट इज 4, ठीक है। दो कैसे हैं यहाँ पर? ये देखो, ये ब्रैकेट है, इसके अंदर OH लिखा हुआ है, तो O भी 2 है और H भी 2 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन हियर बिकम्स 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 3 + 1 4। हाइड्रोजन देखो 2, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, कार्बन यहाँ पर 1, कार्बन यहाँ पर 1, यानी कि दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट रिएक्शन इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO3 गिविंग यू जिंक नाइट्रेट दैट इज ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर दैट इज Ag, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने की जरूरत है कि जो Zn होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो 2 होती है, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है। बेसिक हम लोग बहुत सारे एनायंस को कवर कर चुके हैं। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला कौन सा होता है? सल्फेट पढ़ा हमने, ठीक है, SO4, उसकी वैलेंसी होती है 2। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है, SO4 2- है ये, ठीक है। जो चार्ज होता है वही वैलेंसी होती है, ठीक है। अब देखो इनकी वैलेंसी क्या होगी? 1 होगी। NO3 की अभी हमने देखी कितनी है? 1 है, ठीक है। NO3 माइनस की फॉर्म में रहता है ये। CO3 की क्या है? 2 है, ठीक है। CO3 2- की फॉर्म में रहता है, ठीक है। Zn की वैलेंसी आज से याद कर लो, Zn की वैलेंसी 2 बता चुकी हूँ, ठीक है। चलो तो अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। टेबल बनाएंगे। Zn है, Ag है, NO3 को NO3 की फॉर्म में ले लेते हैं, चलो, ठीक है। ये देखो, क्योंकि NO3 यहाँ पे भी NO3 की फॉर्म में है, यहाँ पर भी NO3 की फॉर्म में है, ठीक है। और कहीं ऑक्सीजन नाइट्रोजन है नहीं, तो फटाफट से काउंटिंग हो जाएगी एक साथ। देखो जिंक कितना है? LHS RHS, जिंक इज 1, यहाँ पर भी 1, Ag इज 1, Ag इज 1, पर NO3 यहाँ पर देखो, NO3 यहाँ पर है 1 बट यहाँ पर है 2, सिंपली यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब अगर मैंने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा है तो Ag भी 2 हो गया है, और Ag 2 हो गया है तो इस तरफ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ गया है। अब ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। देखो 1 1 2 2 2 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम यानी कि Al रिएक्टिंग विद कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड CuCl2। देखो कॉपर की वैलेंसी होती है 2, तो सिल्वर की वैलेंसी कितनी थी? 1, जिंक की वैलेंसी कितनी थी? 2, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2। ये सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे तभी आपको याद होगा। अब इसमें कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक है बट अब ऐसे थोड़ी है कि हम इसी वीडियो में समझा देंगे कि भाई कॉपर की वैलेंसी 2 क्यों आई, कॉपर की वैलेंसी कभी कभी 3 क्यों होती है, आयरन की वैलेंसी कभी कभी 2 क्यों है, 3 क्यों है, ये सब आगे पढ़ते हैं हम, बट अभी आपको याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। चलो, कॉपर की वैलेंसी 2 और क्लोराइड की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, क्रॉस करेंगे CuCl2 बन जाएगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम की वैलेंसी याद कर लो 3 होती है, ठीक है। तो Al की 3, Cl की 1, क्रॉस करेंगे AlCl3, ठीक है। कॉपर इज Cu। फटाफट से देखो, Al है हमारे पास, Cu है और Cl है, ठीक है। आओ काउंटिंग करते हैं। देखो Al यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1, Cu यहाँ पर है 1,
यहाँ पर भी 1, Cl जो है वो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि भाई यहाँ पर अगर ये Cl3 है और यहाँ पर अगर ये 2 है, तो एक काम करो, इंटू 2 कर देते हैं, यहाँ पर इंटू 3 कर देते हैं, तो इट वुड बिकम 6, इट वुड ऑल्सो बिकम 6, ठीक है। तो 2 and 3। अभी देखो यहाँ पर अगर मैंने ये वाले जो चेंजेस करे हैं, इसकी वजह से फर्क किस पर पड़ा है, यहाँ पर फर्क पड़ा है कॉपर पर, तो कॉपर कितने हो गए 3, तो इस तरफ भी कॉपर 3 कर दो। इसी तरीके से अब अगर यहाँ पर कॉपर 3 हो गया है, इसी तरीके से यहाँ पर जब हमने चेंजेस करे थे तो जो Al थे वो अपने आप 2 हो गए, तो Al यहाँ पर 2 हो चुके हैं, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा, तो 2 2 3 3 6 6, इसी के साथ रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। Al यहाँ पर 2 कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। बेरियम की वैलेंसी हम लोग याद कर चुके हैं, 2 होती है, Cl की 1 होती है, क्रॉस करेंगे तो BaCl2। पोटेशियम सल्फेट K2SO4 कैसे हुआ, देखो सोडियम पोटेशियम, सोडियम के ही ग्रुप का मेंबर होता है पोटेशियम, ठीक है, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम, ठीक है। तो इन सब की वैलेंसी कितनी होगी 1, तो पोटेशियम और SO4 दैट इज सल्फेट, इसकी होती है 2, इसकी होती है 1, क्रॉस करेंगे K2SO4, ठीक है। बेरियम सल्फेट इज BaSO4, क्योंकि सल्फेट की भी 2 बेरियम की भी 2, क्रॉस करेंगे कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो BaSO4। पोटेशियम क्लोराइड इज K2Cl, ठीक है, सॉरी KCl2, अरे KCl, ठीक है। देखो पोटेशियम की 1, Cl की भी 1, क्रॉस करेंगे KCl, सेम NaCl के जैसे फॉर्मूला है, ठीक है। चलो काउंटिंग करेंगे, Ba है हमारे पास, Cl है, K है, SO4 को एक साथ ले लो, LHS और RHS। देखो बेरियम कितना है 1, इधर बेरियम 1, Cl देखो 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 और 1, K देखो 2, K यहाँ पर 1, SO4 यहाँ पर 1 और 1, ठीक है। फटाफट से K में चेंजेस करो, इंटू 2, अब ये इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो किस में चेंज आया है, देखो K में चेंज किया है तो Cl अपने आप चेंज हो गया है, तो Cl यहाँ पर कितना हो गया है 2 हो गया, अपने आप से रिएक्शन बैलेंस हो गया, देखो 1 1 2 2 2 2 1 1, ठीक है। तो ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस तो करना ही है, साथ में आपको टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है, ठीक है। देखो ये सारे एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं। चलो काउंटिंग करते हैं फटाफट, K है और Br है, Ba है और I है, काउंटिंग करो। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, देखो बहुत सिंपल है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर K पहले Br के साथ रहता था, अब K I के साथ रहता है, ठीक है। फिर जो Ba था वो I के साथ रहता था, पर अब Ba Br के साथ में रहने लग गया, मतलब 2 एक्सचेंज हुए हैं, और 2 एक्सचेंज हुए हैं तो कौन सी रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो टाइप हम बता चुके हैं, आओ बैलेंसिंग करते हैं। देखो K कितना है 1, यहाँ पर K कितना है 1, Br कितना है 1, यहाँ पर Br कितना है 2, Ba देखो Ba यहाँ पर है 1, यहाँ पर भी 1, I देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, ये देखो I, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंसिंग करने की जरूरत है, मान लो Br से मैं बैलेंसिंग शुरू कर देती हूँ, तो Br से अगर बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो K के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है, ये K के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है, और K के साथ अगर मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया है तो अब K को भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। K को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पर RHS में मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, तो RHS में K किधर है, ये रहा, ठीक है। इसकी वजह से हुआ क्या है, I जो है, ठीक है, I जो है वो अपने आप I के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, तो I के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, देखो 2 2 1 1 2 2 2 2, रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन हम बता ही चुके हैं, आगे आओ। ZnCO3 रिएक्टिंग गिविंग यू ZnO एंड CO2। देखो सिंपल है, एक रिएक्टेंट है मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट रहा है, ठीक है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ ये, डीकम्पोजिशन रिएक्शन,
ठीक है, ये तो रहा आपका टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आओ बैलेंसिंग करते हैं, फटाफट टेबल बनाते हैं। देखो Zn है अब CO3 को हम एक साथ नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ये CO3 की फॉर्म में है, बट यहाँ पर CO3 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। कार्बन लेंगे और ऑक्सीजन लेंगे, ठीक है। काउंटिंग करो, Zn कितना है 1 1, C देखो कार्बन 1 एंड हियर कार्बन इज 1। ऑक्सीजन चेक करिए, ऑक्सीजन हियर इज 3, ऑक्सीजन हियर इज 2 + 1 3, तो ये रिएक्शन भी कैसी है? बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। आओ H2 + Cl2 गिविंग यू HCl। देखो वैसे तो बहुत सिंपल है, साफ साफ नजर आ रहा है, ये देखो हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, यहाँ पर दोनों एक एक हैं। सिंपली इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, सिंपल। और दो रिएक्टेंट्स मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और जिन लोगों को टेबल से समझ आता है, टेबल से समझ लो, ये लो H और Cl, LHS RHS 2 है 1 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, सिंपल। आओ Mg HCl गिविंग यू MgCl2 + H2। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये HCl है, पहले ये जो हाइड्रोजन था वो Cl के साथ रहता था, अब ये अकेले रहता है, ठीक है। और इसकी जगह किसने ले ली है? Mg ने ले ली है, मतलब एक ही आयन ने एक्सचेंज किया है, मतलब एक ही एक्सचेंज हुआ है, मतलब एक्सचेंज तो नहीं बोलेंगे इसको, मतलब डिस्प्लेस किया है, एक एलिमेंट ने आकर के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। तो दिस इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Mg है, H है, Cl है, काउंटिंग कीजिए। Mg कितना है इधर? 1 1, H कितना है? 1, यहाँ पर H 2, Cl देखो 1, यहाँ पर Cl 2, ठीक है। आ जाओ बैलेंसिंग कर दो। क्या करेंगे हम? एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को इस तरफ 2 बनाते हैं, हाइड्रोजन को इस तरफ 2 अगर मैंने बनाया है तो ये देखो हाइड्रोजन के साथ कौन है? Cl है, तो Cl के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। 2 2, ये भी 2 2 2 2 और 1 और 1, ठीक है, हो गई रिएक्शन बैलेंस। इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। कोई नई बात नहीं है, हम लोग अपने फर्स्ट वीडियो में सीखा था। एक्सोथर्मिक मतलब देखो थर्मिक, थर्मल वर्ड का मतलब साइंस में होता है हीट, ये थर्मल, थर्मल थर्मिक, ठीक है, ये जो होता है इट इज समथिंग रिलेटेड टू हीट, सिंपल। एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, सिंपल। ऐसी रिएक्शन जिसमें कि हीट एब्जॉर्ब अंदर ले रहा है कोई सब्सटेंस, दीज आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। और कहीं पर हीट बाहर निकाल रहा है तो दिस इज एक्सोथर्मिक, सिंपल। एंडो मतलब अंदर याद रखो, थर्मिक मतलब हीट याद रखो, अपने आप याद रहेगा, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ चुके थे कि जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं उनमें हीट लगती है। आपको याद आ रहा है कि फेरस सल्फेट होता था ग्रीन कलर का, उसको हम लोग हीट देते थे, ठीक है, थर्मल डीकम्पोजिशन जिसको हम बोलते थे, तो वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेता था। और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो ओडोर होता था वो रोटन एग, सड़े हुए अंडों जैसी महक आती थी, ठीक है। व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड टू बी एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? मेरे को एक बात बताओ, छोटी क्लासेस में हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट करा होता है कि आप लोग अपना हाथ रखिए और सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए, तो हाथ पे गरम गरम लगता है, मतलब कहीं ना कहीं रेस्पिरेशन से जो है वो हमारे बॉडी में से हीट भी बाहर निकल रही है। तो हीट बाहर निकल रही है मतलब एक्सोथर्मिक, पहली बात। अब एक्सोथर्मिक होता क्या है, मतलब रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन सिंपल एक प्रोसेस है जिससे कि एनर्जी डराइव होती है हमारी बॉडी में। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से, ठीक है। मतलब जो फूड हम लोग बाहर से इनटेक करते हैं न्यूट्रिशन के टाइम पर, उस फूड का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, ग्लूकोज बनता है एंड प्रोडक्ट, और फिर जो ग्लूकोज होता है उस पर एक्ट करता है हमारा ऑक्सीजन, जो कि हम ब्रीदिंग के टाइम पर लेते हैं। फिर ये ऑक्सीजन रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर कौन सी गैस ले रहे हैं? ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वाटर वेपर्स दैट इज H2O बाहर निकलता है और हीट बाहर निकलता है। दैट इज व्हाई रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसी चीज को यहाँ पर लिख दिया है सिंपली, आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? ये तो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया ही था
क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, दो लोग आपस में मिलकर के एक चीज बना रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, एक टूट रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दे रहा है। ठीक है, इसी चीज को लिखा हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, यहाँ पर दो या फिर दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट है जो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, देखो इधर रिएक्टेंट्स मल्टीपल हैं और इधर प्रोडक्ट्स मल्टीपल हैं, इसीलिए दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर, सिंपल। अब राइट वन इक्वेशन फॉर द डिकम्पोजिशन इन विच एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर आपको याद हो थर्मल डिकम्पोजिशन अभी मैंने रिवाइज कराया, दैट इज फेरस सल्फेट को हीट दोगे तो वो Fe2O3 SO2 और SO3 बना लेगा। इसमें ये जो FeSO4 है दिस इज फेरस सल्फेट, कलर क्या होता है इसका, ग्रीन। ठीक है, दिस इज रेडिश ब्राउन। भाई जंग किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन नहीं होता है। ठीक है, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, दिस इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड दिस इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में आओ। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन में क्या एग्जांपल पढ़ा था, आपको याद होगा वाटर का डिकम्पोजिशन पढ़ा था। ऐसे एक मग होता था, ठीक है, उस पर हम इलेक्ट्रोड्स लगाते थे, यहाँ पर दो टेस्ट ट्यूब लगाते थे। फिर जो कैथोड होता था, कैथोड का पे कौन सी गैस मिलती है, H2, और जो एनोड होता था, एनोड पे कौन सी गैस मिलती है, O2। फिर हमने ये भी बताया था कि ये जो H2 गैस है उसका जो टेस्ट होता है वो क्या होता है कि आप बर्निंग कैंडल को लेकर के आओगे तो एक पॉप साउंड आती है। जिस टेस्ट ट्यूब के ऊपर पॉप साउंड आएगी उस टेस्ट ट्यूब में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बन रहा है। ठीक है, तो सिंपल H2O giving you H2 plus O2 is an example of electric decomposition. ठीक है, this is water, this is hydrogen and this is oxygen. ठीक है, और ये मिलती है at cathode और ये मिलती है at anode. ठीक है, फोटोलिटिक में आपको याद होगा हमने पढ़ा था ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में वो रिएक्शन यूज होती है AgCl और AgBr वाली। ठीक है, तो जो AgCl होता है वो किस में टूटेगा, Ag प्लस Cl2 में। ठीक है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज क्लोरीन। ठीक है, ये सब आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आपने वीडियो 1 और वीडियो 2 से अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो आपको ये वाले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने नोट्स में ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था जिसमें हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे कि डबल डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है। डिस्प्लेसमेंट में एक इंसान जाता है दूसरे इंसान को अपने सॉल्ट से बाहर निकाल, इंसान क्या बोल रहे हो, एलिमेंट। ठीक है, एक एलिमेंट आएगा एंड इट विल डिस्प्लेस द अदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट, और वो खुद उसकी जगह पर जाकर के बैठ जाएगा। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि आपस में दो एलिमेंट्स अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज करेंगे। सिंपल, इसी चीज को लिखा हुआ है कि एक मोर रिएक्ट, अब ऑब्वियसली ज्यादा ताकतवर ही कम ताकतवर को लात मारेगा, तो अ मोर रिएक्टिव स्पीशीज डिस्प्लेसेस। अच्छा, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कैसे डिसाइड होता है, एक मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट सीरीज दी थी, और इस सीरीज में क्या होता है कि जितने भी लोग ऊपर हैं वो नीचे वालों को डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, जो ऊपर हैं मतलब वो ज्यादा रिएक्टिव हैं, मोर रिएक्टिव हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या होता है, एक म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और यहाँ पर एक ज्यादा रिएक्टिव स्पीशीज कम रिएक्टिव स्पीशीज को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जांपल CuSO4 और Fe। ठीक है, तो कॉपर जो होता है वो हाइड्रोजन से भी नीचे आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, FeSO4 मतलब फेरस आएगा और कॉपर की जगह आकर के बैठ जाएगा और कॉपर अकेला रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे तो क्या होगा, K जो है वो I के साथ रिएक्ट करेगा तो Ki बनाएगा। ठीक है, और जो Br है वो Ba के साथ रहने लग जाएगा तो इट विल बिकम BaBr2। ठीक है, ये BaBr2 क्यों बना, क्योंकि बेरियम की वैलेंसी क्या होती है 2 और ब्रोमीन की वैलेंसी क्या होती है 1। ये देखो BaBr, Br की वैलेंसी 1, बेरियम की वैलेंसी 2, क्रॉस करोगे तो BaBr2। ठीक है, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली 2 डिस्प्लेसमेंट्स होंगे और यहाँ पर एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही होगा। ठीक है, इन दी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, देखो सिल्वर को बाहर निकाल रहे हैं, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, मेरे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है AgNO3, Ag की वैलेंसी हमने पढ़ी है 1, NO3 की वैलेंसी भी हमने पढ़ी है 1, दोनों को क्रॉस करेंगे AgNO3, पहली बात। दूसरी बात,
इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर। कौन रिएक्शन कर रहा है यहाँ पर? कॉपर रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा यहाँ पर रिएक्शन, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, कॉपर को जाकर के इसकी जगह पर बैठा देना है और Ag को फ्री कर देना। तो Ag क्या हो गया? रिफाइन हो गया, मुझे Ag बाहर मिल रहा है। तो CuNO3 होल ट्वाइस, NO3 होल ट्वाइस क्यों बन गया? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2 प्लस Ag रिफाइन हो गया, ठीक है। तो राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, बस कुछ नहीं, रिएक्शन लिखनी थी, लिख दी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? प्रेसिपिटेट हमने क्या बनाया था कि भाई जो भी अगर मान लो रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन होते होते आपका सॉल्यूशन बना, बट सॉल्यूशन में से कुछ पार्ट आकर के नीचे सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, एंड इट इज सेमी सॉलिड, ठीक है, और मतलब वो इनसॉल्युबल है सॉल्यूशन में, भाई इसीलिए तो नीचे आकर के बैठ रहा है। तो नीचे आकर के कोई चीज सेमी सॉलिड पेस्ट की फॉर्म में बैठ जाए, दैट इज नोन एज precipitate and it is insoluble in the solution. So when two solutions containing soluble salts are combined, a double displacement reaction takes place, ठीक है। और ये देखो ये वाला रिएक्शन याद रखना है आपको। यहाँ पर क्या होता है, देखो Ba को लेके जाना है SO4 के पास, तो it will become BaSO4 प्लस Na को रिएक्ट कराना है Cl के साथ, तो it will become NaCl। क्यों? क्योंकि Na की वैलेंसी 1, Cl की वैलेंसी 1, क्रॉस करोगे NaCl, सिंपल। देखो यहाँ पर क्या होता है, NaCl तो सॉल्युबल होता है सॉल्यूशन में, लेकिन BaSO4 नीचे आकर के प्रेसिपिटेट बना लेता है, ठीक है। इस रिएक्शन में याद रखना ये भी जरूरी है कि प्रेसिपिटेट कौन बन रहा है, ठीक है। तो आयंस का एक्सचेंज होता है, दिख रहा है एक्सचेंज हुआ है भाई, Ba जाकर के SO4 के साथ बैठने लग गया है और NaCl के साथ रहने लग गया है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि एक कंपाउंड जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है और सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। अगर ये टेस्ट ट्यूब है तो नीचे बैठेगा और बाकी ये पूरा सॉल्यूशन ऐसे रहेगा आपका, ठीक है। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जांपल्स, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल्स मैंने लिख दिया, आप याद कर सकते हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। Cu अगर O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CuO बनाएगा, क्यों? क्योंकि कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2, क्रॉस करोगे CuO, सिंपल। H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो H2O बनाएंगे। इसके साथ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन कैसे करेंगे हम, Cu अकेला रह जाएगा और H2O, ठीक है, सिंपल। इसी के साथ HgO, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। चलो मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पर मरकरी के लिए क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। याद आ रहा है ये किसके साथ होता था, कॉपर। कॉपर का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते थे तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। नेम द एलिमेंट X एंड दी ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो सिंपल, ये जो X एलिमेंट है वो कौन है, कॉपर है, और ये जो ब्लैक कलर्ड कंपाउंड है वो कॉपर ऑक्साइड है। रिएक्शन क्या है, Cu प्लस O2 गिविंग यू CuO। दिस इज कॉपर, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कॉपर ऑक्साइड। Now why do we apply paint on iron articles? आपको याद है मैंने एक चीज बताई थी कि अगर ये एक आयरन है, इसको अगर 2 चीजें मिले, दैट इज एयर और मॉइस्चर, तो क्या होगा, ये ऑक्साइड लेयर बनाने लग जाएगा, दैट इज Fe2O3 की लेयर बना लेगा अपने ऊपर पूरी की पूरी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे, रस्टिंग। रस्टिंग यानी कि कोरोजन ऑफ आयरन, यानी कि आयरन का सरफेस खराब हो जाना ड्यू टू द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, दैट इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। अब ये तो वेस्टफुल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को मुझे रोकना है, तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं भाई, पेंट अप्लाई कर देते हैं। पेंट अप्लाई करने से क्या होगा कि ये जो एयर और मॉइस्चर है इसके कॉन्टैक्ट में जो आयरन है वो नहीं आ पाएगा। इसी चीज को आप डिटेल में भी लिख सकते हो, हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि टू प्रिवेंट द एक्शन, ठीक है, या फिर मैं कहूँ टू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट of iron from air and moisture, which will prevent the process of rusting। और रस्टिंग क्या है, अ वेस्टफुल प्रोसेस। भाई लोहे में जंग लग जाएगी तो वो किसी काम का थोड़ी रह गया है, इसलिए इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, ठीक है। Oil and fat containing food items are flushed with nitrogen. Why?
हमने जब रेंसिडिटी पढ़ा था तब पढ़ा था कि जो नाइट्रोजन होती है ना वो नॉन रिएक्टिव होती है भाई, और नॉन रिएक्टिव है तो ये जो फूड आइटम्स में ऑयल्स एंड फैट्स होते हैं उनके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगी, कोई रिएक्शन नहीं करेगी, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और इस वजह से जो खाने का टेस्ट है वो खराब नहीं होगा, इसीलिए नाइट्रोजन फिल करते हैं। मेन यहाँ पर सीखने वाली चीज़ क्या थी कि जो नाइट्रोजन होता है वो नॉन रिएक्टिव होता है, तो नॉन रिएक्टिव होता है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा ऑयल्स और फैट के साथ, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल ईच। देखो कोरोजन, इसमें आप रस्टिंग समझा सकते हो। कोरोजन का मतलब क्या होता है? टार्निशिंग, यानी कि खराब हो जाना, टार्निशिंग ऑफ अ मेटल सरफेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, आयरन, ऑक्सीजन, H2O क्या बना लेगा, ठीक है। आइए रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब, रेंसिडिटी का मतलब होता है फूड खराब हो जाना, ठीक है। चेंज इन द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ फूड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यहां पर आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, चेंज इन द स्मेल एंड टेस्ट ऑफ अ कुक्ड वेजिटेबल। भाई वेजिटेबल को कुक करोगे तभी तो उसमें ऑयल्स डालोगे ना। चेंज इन द स्मेल ऑफ टेस्ट ऑफ कुक्ड वेजिटेबल व्हेन केप्ट ओपनली, भाई ओपन रखोगे तभी उसको ऑक्सीजन मिल पाएगा और उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा। तो रेंसिडिटी फूड के टेस्ट और स्मेल का खराब हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स प्रेजेंटेड। फूड में जो भी हमने रेंसिडिटी वाले टॉपिक जब करा था पूरा, तो उसमें पढ़ा भी था कि रेंसिडिटी का मतलब होता है कि फूड खराब हो जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि फूड में जो भी ऑयल और फैट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है। कोरोजन मेटल सरफेस का खराब हो जाना, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे के सारे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस खत्म होने के साथ साथ हमारा चैप्टर 1 भी खत्म हो चुका है। सो विद द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी प्रोबेबली स्टार्टिंग विद आवर बायोलॉजी सिलेबस, ठीक है। और वहां पर हम लोग सबसे पहला चैप्टर दैट इज योर लाइफ प्रोसेस ही खत्म कर रहे होंगे। तो ये हमारी वीडियो की जो नेक्स्ट सीरीज होगी वो सेकंड सीरीज होगी, जिसमें हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे होंगे। और लाइफ प्रोसेसेस काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें काफी टाइम भी लगेगा, बट हाँ लाइफ प्रोसेसेस का आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं, और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम लोग अपना बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।